हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 21 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पे या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां से जाकर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का आप सभी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो इसे नोट कर लीजिएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के ऊपर किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर टी। अब ये सुर्खियों में क्यों है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, भारत के पीएम 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जम्मू कश्मीर की यात्रा पर है। यहीं पर इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का इनॉग्रेशन किया, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। इस पुल की टोटल ऊंचाई 359 मीटर है और लंबाई की बात करें तो ये 1.3 किलोमीटर है। वर्ल्ड के सबसे ऊंचे इस रेलवे पुल का जो निर्माण है फ्रेंड्स, वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के तहत किया गया। पुल के माध्यम से पहली बार रेलवे मार्ग से देखिए कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर स्थित है? तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और किस नदी पर है, क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हम बात करते हैं भारत के पीएम की जम्मू कश्मीर यात्रा की। तो देखिए, भारत के पीएम की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर 32,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का इनॉग्रेशन किया। इसमें आपको दो याद रखना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू के विजयपुर सांबा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एक एम्स का इनॉग्रेशन किया गया भारत के पीएम के द्वारा। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा भी शुरू की गई। यह ट्रेन संगलदान से बारामूला स्टेशनों के बीच में चलाई गई। तो भारत के पीएम की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान ये दो और इनिशिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो और चीज़ों का निर्माण जम्मू कश्मीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अभी हमने डिस्कस किया, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया, जिसका भारत के पीएम के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर हमारे जीएस फाउंडेशन का आरंभ 2.0 बैच शुरू होने वाला है। स्पेशली ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि स्पेशली जो फोकस इस बैच में हमारा होने वाला है वो आंसर राइटिंग पर रहेगा। आप सभी जानते हैं सेंट्रल में यूपीएससी या स्टेट में जो पीसीएस की एग्जाम है, वहाँ पर आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पूरे बैच को आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन किया गया है। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी एड ऑन किए गए हैं यहाँ पर, जैसे फॉरेन अफेयर्स, इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपके लिए एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि आपको पहले आरंभ बैच में नहीं मिले थे और इस आरंभ 2.0 में आपके लिए यहाँ पर ऐड किए गए हैं। आप पूरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें भी इजीली एनरोल कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर जाकर। वहां पर इंडियन पॉलिटी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप इंडियन पॉलिटी को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इजीली आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर इंडियन पॉलिटी का लाइव बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है, जहां पर पूरे बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है और लाइव क्लासेस बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी। क्लास नोट्स भी दूंगा मैं आपको, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके टेस्ट भी आपको वहीं पर एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप इजीली लगाकर अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। बिना देर किए रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आप किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य का पूर्ण राज्य के रूप में कब गठन किया गया था? देखिए, पहला फैक्ट आप यहाँ पर यह नोट करिए कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये डेट है 20 फरवरी। पहला फैक्ट तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया। अरुणाचल प्रदेश को देखिए भारत में पूर्ण राज्य के रूप में 1987 में सम्मिलित किया गया था। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया है इस साल। और 38वें स्थापना दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुलाया गया था। यहाँ पर एक नज़र में अरुणाचल प्रदेश राज्य की हिस्ट्री देख लेते हैं।
तो देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। आगे चलकर 20 जनवरी 1972 को इसे भारत में यूनियन टेरिटरी के रूप में सम्मिलित किया गया। अब 1972 से ये यूनियन टेरिटरी के रूप में आगे बढ़ा और आगे चलकर 55th अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1986 में, और इसके आधार पर 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ में 24वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो 55 अमेंडमेंट एक्ट 1986 में लाया गया, लेकिन इसके आधार पर अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 20 फरवरी 1987 में। इसीलिए हर साल 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूरे फैक्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल सिचुएशन देख लेते हैं, वो कैसी है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य 2 भारतीय राज्यों से टच होता है, नागालैंड और असम। इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करें तो भूटान, चीन और म्यांमार, ये 3 देश ऐसे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य से सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोसार, न्योकुम, बुरीबूट, लोकू, सियांग नदी उत्सव और सोलुंग उत्सव बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ये सभी अरुणाचल प्रदेश राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जाने वाले फेस्टिवल हैं। अब इसके बाद वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, पॉलिटिकल सिनेरियो देखें अरुणाचल प्रदेश राज्य का, तो इसकी कैपिटल ईटानगर है। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम इस राज्य के गवर्नर के पद पर हैं और पेमा खांडू इस राज्य के सीएम के पद पर हैं। हाल ही में 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश राज्य का 38वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। ओके, इसके बाद आइए, किस देश में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS के COP14 बैठक का आयोजन किया गया। देखिए पहला कंफ्यूजन आपको आएगा, कन्वेंशन CMS क्या है, तो हम पहले इसी की बात कर लेते हैं। देखिए कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के नाम से कन्वेंशन CMS को जाना जाता है। एक ऐसा संगठन है जो कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम करता है। इसकी हाल ही में COP14 बैठक का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया। तो आंसर हो जाएगा आंसर उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कन्वेंशन CMS के COP14 बैठक का आयोजन कहां किया गया, तो ये उज्बेकिस्तान में किया गया। इसके बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए उज्बेकिस्तान के समरकंद में वन्य जीवों की जो माइग्रेटरी स्पीशीज है उनके संरक्षण पर कन्वेंशन CMS की COP14 बैठक का आयोजन किया गया। नेचर हैज नो लिमिट्स इस सम्मेलन की थीम या स्लोगन था फ्रेंड्स। उद्देश्य आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज है फ्रेंड्स उनके संरक्षण के लिए काम करना, उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, क्या हर्डल है, इसके बारे में डिस्कस करना, इस प्रकार की बैठक को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यह इसकी COP14 बैठक थी। आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया और इस बैठक में देखिए वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कई तरह के प्रस्तावों पर सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसी सम्मेलन में भारत सरकार को भारत के संरक्षण प्रोग्राम मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में योगदान के लिए माइग्रेटरी स्पीशीज चैंपियन प्रोग्राम चैंपियन प्लस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह एक अवार्ड है जो कि भारत सरकार को माइग्रेटरी स्पीशीज के संरक्षण के लिए काम करने के लिए दिया गया। अब आपको यहाँ पर छोटे छोटे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहला कि कन्वेंशन ऑफ CMS क्या है, तो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल के नाम से इसे जाना जाता है। जो माइग्रेटरी स्पीशीज है उनके संरक्षण के लिए संस्था काम करती है और इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बॉन में स्थित है, इसीलिए इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इस संस्था की COP14 बैठक का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। चर्चित खिलाड़ी अनुष अग्रवाल किस खेल से संबंधित है, तो देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम कवर करते हैं फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर में, उन्हें नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमने अभी कुछ समय से एग्जाम में काफ़ी देखे हैं। ओवरऑल डेली करंट अफेयर से देखिए हर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं। अभी जो यूपी पुलिस की एग्जाम हुई थी फ्रेंड्स, वहाँ पर भी जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारे ही डेली करंट अफेयर से, मतलब यहीं से आपको आते हुए दिखे हैं। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने आपको क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर दिया था, आप उसे जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन कितने करंट अफेयर हमारे डेली करंट अफेयर से आपको देखने को मिले हैं। देखिए SSC GD का भी एग्जाम चल रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए भी आप डेली करंट अफेयर को रोज फॉलो कीजिए। ऑल ओवर स्टेट या सेंट्रल की जितनी भी एग्जाम से वहाँ पर जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे आपको यहीं से आते हुए दिखाई देंगे।
इसीलिए डेली करंट अफेयर को रोज फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी यूट्यूब पर क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियोस आते हैं वो आपके लिए बहुत ही रिलीवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें भी वॉच कीजिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। चर्चित खिलाड़ी अनुष अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है देखिए घुड़सवारी से। आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट घुड़सवारी। अब ये अभी सुर्खियों में क्यों है, ये क्वेश्चन आएगा। तो भारत के घुड़सवार अनुष अग्रवाल ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए देखिए ओलंपिक कोटा हासिल किया है। किस खेल में? तो घुड़सवारी में। इसके पहले भारत के घुड़सवार अनुष अग्रवाल ने एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी में इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। किस राज्य से संबंधित है? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो अनुष अग्रवाल पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं। यह कोलकाता शहर है और पश्चिम बंगाल राज्य है, तो राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में घुड़सवारी में ओलंपिक कोटा हासिल किया है। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी से संबंधित भारतीय खिलाड़ी हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हमारे करंट अफेयर की ईयरली ई बुक शंखनाद आपके लिए अवेलेबल है। पूरे फरवरी तक अपडेटेड ये बुक आपको मिलने वाली है, जहां पर बजट 2024 भी इंक्लूड है। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप अगर हार्ड कॉपी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप बुक को ऑर्डर कर लीजिए, डायरेक्ट बुक आपके घर आ जाएगी। और अगर आप ई बुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन पर और इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ईयरली करंट अफेयर शंखनाद की ई बुक भी अवेलेबल है। आप इजीली दोनों सोर्सेज से जाकर बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं और ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? देखिए लास्ट सेशन में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमने तब पर्टिकुलर एक खिलाड़ी के बारे में डिस्कस किया था जिनका नाम है ज्योति आरा जी। आज हम पूरी डिटेल देखेंगे कि एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश कौन से स्थान पर रहा। तो देखिए पहले ये बात कर लेते हैं कि इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो आयोजन किया गया है ईरान में। ईरान में हाल ही में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें पदक तालिका में इंडिया ऑल ओवर 5वें स्थान पर रहा है। पूरी चैंपियनशिप को देख लेते हैं। तो ऑल ओवर इस चैंपियनशिप में भारत ने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता और 4 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा। बात आती है कि पहले स्थान पर कौन। तो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पहले स्थान पर चाइना रहा, जिसने ऑल ओवर 16 मेडल अपने नाम किए, इनमें से 8 गोल्ड मेडल है। सेकंड पर जापान 9 मेडल के साथ, थर्ड पर कजाकिस्तान, फोर्थ आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर दीजिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया की रैंक आपको याद रखना पड़ेगी। इंडिया इस चैंपियनशिप में मेडल टेली में 5वें स्थान पर है। 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल इंडिया ने इस चैंपियनशिप में अपने नाम किया। अब यहाँ पर हम एक बार इंडियन एथलीट्स को देख लेते हैं कि किस किस ने मेडल जीता है। तो देखिए ज्योति आरा जी के बारे में लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, इन्होंने विमेंस 60 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड अपने नाम किया। इसके अलावा हरमिलन बेंस ने विमेंस 500 मीटर में गोल्ड अपने नाम किया। भारत के तेजिंदर पाल सिंह तूर ने मेंस शॉर्ट पुल में गोल्ड अपने नाम किया। और इसके अलावा भारत की अंकिता ध्यानी ने विमेंस 3000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और इस तरह से 4 मेडल के साथ एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में मेडल टेली में भारत 5वें स्थान पर रहा। आयोजन कहाँ हुआ इस चैंपियनशिप का? तो इसका आयोजन ईरान में किया गया था। यह 2 वर्ष में आयोजित होने वाली एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है फ्रेंड्स, जिसकी शुरुआत 2004 में की गई थी और एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद चर्चित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे पीएम उषा के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो देखिए पीएम उषा अभियान की शुरुआत की गई थी भारत में 2023 में। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई राज्यों में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का हाल ही में शुभारंभ किया है। आप सभी जानते हैं कि 2020 में भारत में नई शिक्षा नीति, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। इसी के अंतर्गत जो भारत में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, जिसे अभियान रूसा के नाम से जाना जाता था, इस योजना को 2023 जून में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान मतलब पीएम उषा के रूप में लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? तो पीएम उषा के अंतर्गत
जितने भी राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। यही सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएम उषा कार्यक्रम है, जिसकी भारत में शुरुआत 2023 में की गई थी। इसके पहले इसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता था, मतलब रूषा के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में की गई थी। इसका भी उद्देश्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना था और इसका स्थान लिया पीएम उषा ने 2023 में। इसका भी उद्देश्य देश में जितने भी राज्यों में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्वेश्चन हमारा पीएम उषा कार्यक्रम से था कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो 2023 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमिनसाई फेस्टिवल किस देश का प्रमुख फेस्टिवल है? देखिए, सोमिनसाई फेस्टिवल जापान का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल था फ्रेंड्स, लेकिन अब इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जापान में 1000 साल पुरानी परंपरा के आधार पर जापान में सोमिनसाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अब जापान में बढ़ती हुई जनसंख्या संकट के कारण इस फेस्टिवल को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। वैसे ये जापान में पर्टिकुलर एक क्षेत्र में मनाया जाता था, उत्तरी जापान के इवाते क्षेत्र में। अब यहाँ पर ये 1000 साल पुरानी एक परंपरा थी जो हमेशा सेलिब्रेट की जा रही थी। एक मंदिर के मुख्य देवी देवता के सम्मान में इसका आयोजन हर साल किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो इसके प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रह गई और इसे काफ़ी समय से सेलिब्रेट नहीं किया जा पा रहा था, इसीलिए जापान ने अब सोमिनसाई फेस्टिवल को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सोमिनसाई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता था, तो हमें पता होना चाहिए ये जापान का एक प्रमुख फेस्टिवल था जो अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जापान की बात करें तो ये पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, एक द्वीपी देश है जिसकी कैपिटल टोक्यो है। येन यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और फूमियो किशिदा वर्तमान में इस देश के पीएम के पद पर हैं। इसके बाद आइए, लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया? तो लोकसभा चुनाव हैं 2024 में, आप सभी जानते हैं। इसके लिए पंजाब राज्य में मतदाताओं को जागरूक किया जा सके मतदान के लिए, इसलिए चुनाव आयोग ने हाल ही में क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब राज्य में स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुभमन गिल को भी आप सभी जानते हैं, ये भारतीय क्रिकेटर हैं। अगर आप थोड़ा भी मैच देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, तो आपने इनको देखा होगा बैटिंग करते हुए। काफ़ी अच्छी ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग बैट्समैन हैं। अब इन्हें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। उद्देश्य अभी मैंने आपको बताया, राज्य में मतदाताओं को जागरूक करना मतदान के लिए शुभमन गिल को स्टेट आइकॉन बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसके पहले भी देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को प्रमोट करने के लिए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य का स्टेट आइकॉन क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नियुक्त किया था। अब पंजाब राज्य के स्टेट आइकॉन के रूप में शुभमन गिल की नियुक्ति की गई। 9th रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या है? देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि 9th रायसीना डायलॉग का आयोजन 2024 में किया कहाँ जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जाएगा देखिए 21 से 23 फरवरी 2024 तक भारत की राजधानी नई दिल्ली में। चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कॉर्पोरेट क्रिएट 2024 में 9th रायसीना डायलॉग की थीम है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर ए। देखिए, आज ही के दिन मतलब 21 फरवरी को भारत की राजधानी नई दिल्ली में 9th रायसीना डायलॉग का इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इस साल इस मीट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करेंगे। उद्देश्य की बात करें तो देखिए, ये जो रायसीना डायलॉग, ये जो मीट है, इसका आयोजन किया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो रायसीना डायलॉग एक मीट है फ्रेंड्स, जो कि देखिए जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग मुद्दों पर इस डायलॉग में या इस मीट में चर्चा की जाती है। इसकी शुरुआत भारत में की गई थी 2016 में और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हर साल करवाया जाता है। इस साल 2024 में ये 9th रायसीना डायलॉग है, जिसका इनॉग्रेशन 21 फरवरी को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, सोनिया गांधी पहली बार किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई? तो देखिए, सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है, हाल ही में राजस्थान राज्य से राज्यसभा की सांसद चुनी गई है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा।
यह पहली बार है कि सोनिया गांधी राजस्थान राज्य से राज्यसभा की सांसद बनी है। इसके अलावा देखिए, हाल ही में राजस्थान से बीजेपी के मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया को भी राज्यसभा के लिए चुना गया। राज्यसभा की बात करें तो ये पार्लियामेंट में देखिए अपर हाउस से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। इसकी कुल सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 मेंबर है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और उपसभापति के पद पर हरिवंश नारायण सिंह देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन हमारा सोनिया गांधी से था, तो सोनिया गांधी हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा की सांसद नियुक्त की गई। क्लियर? तो यहां पर देखिए, हमने 21 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट में आगे चलते हैं और सितंबर मंथ के सभी वन लाइनर करंट अफेयर को एक एक करके हम यहां पर डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जर्मनी ने अपने नाम किया। सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप इंडिया ने अपने नाम की। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव बने हैं। हाल ही में पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की। 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने अपने नाम की। नौसेना दिवस इस बार सिंधु दुर्ग किले में सेलिब्रेट किया गया 2023 में। ग्रह आधार योजना की शुरुआत हाल ही में गोवा के सीएम के द्वारा की गई। आगे आइए, दिव्य कला मेला हाल ही में वाराणसी में आयोजित किया गया और हाल ही में भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बनकर उभरा है। ये सभी वन लाइनर सितंबर मंथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। हाल ही में गुलजार को 58th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। 77th बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर मूवी को दिया गया। बैडमिंटन एशियन विमेंस टीम चैंपियनशिप 2024 इंडिया ने अपने नाम की। 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के छतरपुर में। 20 फरवरी को मिजोरम राज्य के स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। इनका संबंध जैन धर्म से था। इसके बाद आइए, हाल ही में स्वयं योजना ओडिशा राज्य की सरकार ने शुरू की। बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर टूर 2024 में मेंस डबल्स का खिताब रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी ने अपने नाम किया। जस्टिस नीलय विपिन चंद्र अंजारिया को कर्नाटक राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।